अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो लड़का सबसे कटा कटा रहता था, किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी। वो कॉलेज में नया था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मुझको वो दूर दूर से देखा करता था और मैं जानती थी कि वो भी मुझे पसंद करता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और बहुत ही लॉडली थी, लेकिन मुझ में ज़माने की जैसी चालाकी नहीं थी। मैं बहुत मासूम थी, मैंने ज़माना देखा ही नहीं था। मैं बहुत खूबसूरत थी। यही वजह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा छुपा कर रखा और वो कभी भी किसी ऐरे गैरे से मेरा रिश्ता भी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर जाऊं जहां मेरी बहुत ज्यादा कदर करें और मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थीं मेरी नीली आंखें। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। कोई भी मेरी आंखों को एक दफा देखता तो देखता ही रह जाता। हसन भी तो मेरी आंखों में ही खो जाया करता था और उसका यूं देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने एक दूसरे से कायम होने वाले रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। और ये तो सब जानते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमारे साथ भी यही हुआ और कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता भी न चला। हसन ने कहा कि वो जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता है। वो शादी करना चाहता है, वो भी अच्छे खानदान से था और उसकी नौकरी भी लगने वाली थी। मेरे माँ बाप के मुकाबले में वो कुछ कम हैसियत था और मेरे माँ बाप ये हरगज़ नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता उन जैसे छोटे लोगों में हो। पर मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मुझे अगर शादी करनी है तो हसन से ही करनी है। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने जिद की और जिद में आकर उनसे बदतमीजी भी कर डाली। उनका कहना था कि 4 दिन की दोस्ती के बदले किसी को हमसफर नहीं बनाया जा सकता है, पर मैं ना मानी। 2 दिन जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे माँ बाप मेरे पास आए और कहने लगे कि जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, खाना खा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैंने उनकी मोहब्बत का फायदा उठा लिया। उनसे अपनी बात मनवा ली और हसन के घर रिश्ता होने में कुछ अच्छी बातें भी थीं। वो ये कि घर उनका अपना था और घर में हसन और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं भी पर सुकून माहौल की आदी थी। हम भी घर में 3 ही लोग थे। इसी तरह मेरे ससुराल में भी ज्यादा रश न था और इस बात से मेरे माँ बाप भी कुछ मुतमईन हुए थे। हसन की माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई कि वो उसकी माँ कम और उसकी बहन ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही जवान और हसीन थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम कबायली लोग हैं और मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। जब मैं 15 साल की हुई तो हसन उस दुनिया में आ गया गोया। मैं अपने बेटे से सिर्फ 15 साल ही बड़ी हूँ हो। इसके वालिद साहब जल्दी दुनिया से चले गए, जबकि वो मुझसे काफी बड़े थे। मैं उस बात पर भी खुश हुई कि मेरी सास कोई रवायती सास नहीं है, बल्कि उसकी और मेरी उम्र में तो ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेरी उससे काफी बातचीत हो जाएगी। मेरी शादी हसन के साथ बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी इस दिन मैंने एक बात नोट की। मेरी शादी वाले दिन मेरी सास बहुत उदास नजर आ रही थी। ऐसे उदास जैसे उनके बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी हो रही हो। फिर मैंने मेरी सास और मेरे शौहर को एक कोने में खड़ा देखा, जहां इनकी शक्लों से ही देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बात पर झगड़ रहे थे। मैं समझ गई थी कि शायद कोई अंदरूनी बात हो। शादियों में ऐसी बातें हो ही जाती है। शायद उनको हमारी कोई रस्म पसंद न आई हो या हमारे खानदान से किसी ने कोई बात कह दी हो। मैंने अपनी सास को दूर से रोते हुए भी देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जाने वो क्यों रो रही हैं। खैर, मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे आराम से ये बात पूछ लूंगी। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी हुस्न का इंतजार कर रही थी। क्या ख्वाब और सपने सजाए बैठी थी कि आज खूब सारी बातें करूंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचा है। मैं तो अपने साथ हनीमून के टिकट भी लाई थी और बेहद खुश थी। पर जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैं ज़रा सलीके से बैठी, पर जब कोई अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो हुसन नहीं बल्कि मेरी सास साहबा थी। मेरा दिल ही बैठ गया कि खैर की खबर हो,
इस टाइम, वरना मेरी सास का मेरे कमरे में क्या काम। उन्होंने कहा कि तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। हुसन आज कमरे में नहीं आएगा। उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो बाहर चला गया है। उसका वो बहुत ही करीबी दोस्त है, इसीलिए रात अस्पताल में ही रहेगा। तुम आराम से सो जाओ और सुबह का नाश्ता हुस्न तुम्हारे साथ ही करेगा, इसीलिए परेशान नहीं हूँ। मुझे एक पल को थोड़ी मायूसी हुई, पर खैर किसी की जान का सवाल था, और वैसे भी अब तो मेरा और हुस्न का जिंदगी भर का साथ था। इसीलिए मैं कपड़े बदल कर सुकून से सो गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर हुस्न मौजूद था। हमने साथ नाश्ता किया और पूरा दिन हमने एक साथ गुजारा। पर जैसे ही शाम हुई और मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि हसन सामान पैक कर रहा था। मैं हैरान होकर उससे पूछा कि कहाँ की तैयारी है, क्योंकि हनीमून का तो अभी मैंने उसे बताया ही नहीं था, और मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। और जब मुझे हुसन ने ये बताया कि वो कहाँ जा रहा है तो मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। उसने कहा कि वो बाहर के मुल्क जा रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैंने उसे कहा कि कल परसों शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं, 1-2 हफ्ते तो गुजार लें। हुसन बहुत मजबूर लग रहा था। उसने कहा कि मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, अगर आज मैं नहीं गया तो ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। फिर मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया है कि तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा, तो इन खुशियों को खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो इस बात पर दिखी थी कि क्या वो एक हफ्ता भी नहीं रख सकता। हुसन ने कहा कि अगर मैं रख सकता तो क्यों जाता, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने अम्मी से कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। हुसन 2 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मैंने उसे दिखी दिल के साथ रुखसत किया। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो चला जाए, भला किसी का दौल्हा शादी के तीसरे दिन भी जाता है। अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की थी, और मेरा हनीमून का प्लान तो बीच में ही रह गया। पर मेरी सांस बहुत अच्छी थी और मुझे पूरा दिन कोई काम का भी नहीं कहती थी, जबकि इस घर में कोई नौकर नहीं था। और जब रात होती तो वो मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आती। जब तक मैं वो दूध का गिलास पी नहीं लेती, वो मेरे सामने ही खड़ी रहती। मैं तो हैरान थी कि आज कल के दौर में भी कोई ऐसी सास होती है जो बहू का बेटी की तरह ख्याल रखें। वो भी यही कहती थी कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनके अबू जल्दी इस दुनिया से चले गए और मैंने हुस्न की वजह से दूसरी शादी नहीं की, और अब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम ही मेरी बेटी हो। इसीलिए मैं रोज तुम्हें 1 गिलास दूध का पिलाया करूंगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। देखो तो तुम कितनी कमजोर हो। ये ना हो कि हुसन वापस आए और कहे कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले कोई काली सी चीज लगी थी, कोई ऐसी चीज जैसे लोक हो। मैं हैरान हुई कि मेरे पैरों पर ये क्या लगा है, जबकि मेरी आदत थी कि मैं नमाज पढ़कर ही सविया करती थी, तो वजू करते हुए पाँव भी अच्छे से धोती थी। और वो काली चीज कोई हल्की फल्की नहीं, बल्कि मेरे दोनों पैरों के तलवों पर लगी हुई थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ से ज्यादा ख्याल न किया कि शायद कुछ लग गया होगा। पर फिर मैंने देखा कि रात जब मैं सूती तो मुझे ख्याल ही ना होता था कि मैं कब सूई और कब जागी, और रोज ही मेरे पैरों के नीचे वो काली सी चीज लगी होती थी, गविया जैसे किसी चीज की कालिक हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। ये बात मैं अपनी सास को बताने के लिए नीचे आई तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मेरी सास किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। ये लड़की तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उसे तो कुछ खबर ही नहीं है। मेरी जान में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जल्दी जल्दी वापस आ जाओ तुम्हारे बगैर। एक एक दिन मेरे लिए एक एक साल की तरह गुजर रहा है। ये सुनकर तो मैं हैरान व परेशान ही रह गई थी। आखिर मेरी सास किससे बात कर रही थी, जबकि वो तो कह रही थी कि मैंने मेरे शवहर के जाने के बाद कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। तो फिर ये किससे मोहब्बत जता रही थी, जबकि जवान बेटे की माँ थी। और अजीब बात ये
थी कि जब से हमारी शादी हुई हमारे घर में उनकी तरफ से कोई मेहमान नहीं आया था और न ही किसी ने मेरी दावत की थी, जबकि शादियों के बाद दुल्हन की दावत करना एक आम सी बात होती है। शादी में भी उनकी फैमिली से गने चने 2-3 लोग ही थे। मेरी सास जिससे भी बात कर रही थी उससे मेरा जिक्र ऐसा क्यों किया कि मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ। अब मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही थी। आखिर में इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सांस रोज मेरे लिए दूध का गिलास लाती और दूध पीने के बाद गव्या मुझे होश ही न रहता था कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास रखा और कहने लगी कि इस पी लो, पर मैंने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप रख दें, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। लेकिन वो तो गव्या मेरे सर पर नाचने लगी कि नहीं अभी पी लो। मैंने कहा कि मैं अभी पी लेती हूँ। 5-10 मिनट तक इतने में फ़ोन की आवाज़ आई और मेरी सास बाहर गई। मैंने वो दूध उठाकर सैनक में बहा दिया और खाली गिलास रख दिया। जब मेरी सांस वापस आई तो मैं अपने होंठों पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे अभी मैंने दूध पिया हो। मेरी सास ने देखकर सांस लिया और मुझे शब बखेर बोलकर चली गई। आधी रात का वक्त था। जब मैं सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें नहीं खोलें और सोने की एक्टिंग करती रही। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज मुझे पता करना था कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। वो मेरी सास थी और उसके साथ 2 और लोग भी थे। उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह उठाया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैंने महसूस किया कि वो रास्ता 2 मिनट का ही था। शायद मैं घर के अंदर ही थी। फिर मुझे उनकी आवाज़ें गूंजती हुई महसूस हुई। शायद वो कोई खाली कमरा था। फिर मुझे एक शख्स की आवाज़ आई जो कोई मंत्र पढ़ रहा था और मुझे किसी चीज़ पर लटा दिया गया। मेरे पैरों पर कुछ लगाया, जो कि शायद वही चीज़ थी जो रोज़ सुबह मेरे पैरों पर लगी रह जाती थी और वहाँ पर मंत्र पढ़े जा रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। किसी तरह अपना सांस रोके लेती रही। ये अमल 25 मिनट होता रहा और फिर जैसे मुझे उठाया था वैसे ही वापस जाकर लिटा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी। मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे थे। मैंने हुसन का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर एक ख्याल बजली की तरह मेरे दिमाग में आया, क्या पता हुसन भी उस सब का हिस्सा हो, वरना कोई अपनी बीवी को शादी के तीसरे ही दिन छोड़कर जाता है। मैंने सुबह मेरी सास से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूं, तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, रात से पहले पहले आ जाना, मुझे तुमसे काम है। उसे मुझसे क्या काम था ये तो मैं समझ गई थी। अपने घर आ गई और ये सारी बात अपनी माँ बाप को बता डालें। वो भी हैरान और परेशान रह गए। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं भी उनका पता करवाता हूँ। पता तो पहले करवाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तुमने हमें न कुछ सोचने दिया और न कुछ पता करवाने दिया। बस कहा कि शादी करनी है, पर फिक्र नहीं करो, मैं पता करवाता हूँ। मेरे वालिद साहब के बहुत से लोग जाने वाले थे। उन्होंने पता करवाया और 1 घंटे बाद जो बात हमें पता चली वो सुनकर हम हैरान और परेशान रह गए। उनका कहना था कि हसन के माँ बाप को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। वो दोनों एक कार हादसे में मरे थे, इसीलिए एक ही दिन में उनकी जान गई थी। जो औरत हसन के साथ रहती है वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बीवी है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी वो इतनी हसीन और जवान थी और उसने एक रात भी मुझे हसन के पास नहीं छोड़ा। हसन की लोकेशन पता करवाए तो वो भी बाहर के मुल्क में नहीं बल्कि कराची में ही कहीं बैठा हुआ था। मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आ गया। वो कुछ बंदों को लेकर हसन की लोकेशन पर पहुंचे और उसे धर लिया। उसने 2-4 मिनट मुजम्मत के बाद ही बता दिया कि असल बात क्या थी। वो मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी है। यही सच है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारे घर औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी ने एक आमिल बाबा से राब्ता किया और उसने कहा कि अगर तुम एक कमसिन लड़की की कुर्बानी दो जो जिसकी आंखें भी नीली हों तो तुम्हारे घर एक साथ 4 बेटे पैदा होंगे। मेरी बीवी बहुत जिद्दी है और वो घर भी मेरी बीवी का है। नौकरी भी मुझे मेरी बीवी की वजह से मिली है। वो मुझसे अपन हर बात मनवा लेती है। ये सब उसी का प्लान था। उसी ने आलिया को मार्केट में देखा था और फिर उसके बारे में सारी मालूमात जमा की थी। अमल के मुताबिक ही कई दिन तक उसने आलिया पर कोई मंतर वगैरह पढ़ने हैं। उसको दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे देती थी
और 20 दिन के बाद वो आलिया की जान ले लेगी। मेरे वालिद साहब ने हसन को पुलिस के हवाले करवा दिया और मेरी उससे तलाक भी करवा डाली और पुलिस के हाथों ही हसन की बीवी रताबा बेगम को भी पकड़वाया। उन पर 420 और धोखे दही का केस करवाया और मैं अपने घर वापस आ गई। अगर वक्त रहते मैं उन सब चीज़ों को पहचान न पाती तो मेरी जान चली जानी थी। मैंने अपनी जिंदगी में हुए उस हादसे से यही सीखा है कि किसी की भी मोहब्बत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते। जो मोहब्बत हमसे हमारे माँ बाप करते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं वही सबसे बेहतर होता है।